यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। लेकिन यूपी में कैसे आतंक को, माफिया के आतंक को योगी आदित्यनाथ ने खत्म किया है, अब उसका चैप्टर खोलते हैं। पाठशाला में अगली क्लास। यूपी उपचुनाव के पहले अखिलेश का प्लान फेल। सीएम योगी ने कौन सा बड़ा काम कर दिया? बहराइच एनकाउंटर की गूंज, जुमे की नमाज के बाद आज क्या क्या हुआ, और एनकाउंटर मॉडल पर हंगामा मचाने वाले योगी का दूसरा मॉडल देखकर हैरान रह जाएंगे। अब इसका चैप्टर। उत्तर प्रदेश में गजब की राजनीति चल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन इतने जोश में था कि क्या ही कहा जाए, लेकिन अब जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ता दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है जिसमें राहुल और अखिलेश दोनों फंसे हुए। इंडी गठबंधन यूपी में उपचुनाव को लेकर जो प्लानिंग कर रहा था, वो सारी प्लानिंग धरी की धरी दिख रही है। सीएम योगी उन मुद्दों पर काम कर रहे हैं जिस पर बोलकर अखिलेश यादव फंस जाते हैं और राहुल गांधी कुछ बोल ही नहीं पाते। यूपी उपचुनाव में बुलडोजर और एनकाउंटर की गूंज साफ सुनाई दे रही है। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ। अब आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलने वाला है। इस माहौल के बीच अखिलेश का पीडीए कार्ड कितना काम करेगा, यह भी सवाल है। राहुल का संविधान बचाओ नैरेटिव और जातिगत जनगणना का मुद्दा पहले ही हरियाणा में फेल हो चुका है और बीजेपी फ्रंट फुट पर हिंदुत्व की पिच पर खेल रही है। बहराइच की घटना में क्या अपडेट है वो आपको बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि कैसे बहराइच के मामले में इंडी गठबंधन फंस गया। लेकिन पहले इंडी गठबंधन के अंदर चल रही उठापटक के बारे में सुनिए। यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर को छोड़कर 9 सीटों पर बाइपोल है। इन 10 सीटों पर टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। फिर पता चला कि चुनाव तो 9 पर ही है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि हरियाणा चुनाव जीतने के बाद वो अखिलेश से अपनी शर्तों पर सीट मांगेंगे, लेकिन हरियाणा तो हार गए। अब नतीजा यह हुआ कि यूपी में कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत घट गई। पहले भी कोई बहुत तूफानी नहीं थी, लेकिन अब और घट गई। कांग्रेस पहले उपचुनाव में 5 सीट मांग रही थी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 2 सीट दी है। कांग्रेस जो मांग रही थी वो भी अखिलेश यादव ने नहीं दिया। मतलब एक तो दे ही 2 सीट रहे और वो भी कांग्रेस की पसंद का नहीं दे रहे हैं अखिलेश यादव। मतलब एकदम लाइन पे ला दिए कि भाई जितना है उतना ना लोगे, कुछ भी। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं। अखिलेश के सपने को पूरा करने में कांग्रेस कोई मदद ही नहीं कर रही। अखिलेश ने भी दिखा दिया कि यूपी में कांग्रेस की क्या हैसियत है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस ऐसे हवा में उड़ रही थी जैसे चुनाव ही जीत लिया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि यूपी उपचुनाव में अखिलेश के साथ बराबरी की डील होगी, लेकिन अखिलेश यादव भी कांग्रेस के रवैये से बहुत खुश नहीं दिख रहे। अखिलेश मीडिया में तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी तैयारी चल रही थी। कांग्रेस से बिना चर्चा किए कहा गया कि 9 अक्टूबर को अखिलेश ने 6 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए। उसी समय साफ हो गया था कि कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही थी उतनी उसे मिलने वाली है नहीं। बाकी जो 4 सीटें बची थी उस पर कांग्रेस ने दावा ठोकना शुरू किया, लेकिन अखिलेश ने उस दावे पर भी पानी फेर दिया। आप खुद देखिए, अखिलेश ने पहले 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, कांग्रेस के सामने 4 सीटों का विकल्प बचा। फिर अखिलेश ने 7वीं सीट पर भी कैंडिडेट उतार दिया। अब कांग्रेस के पास 3 सीटें बची थी, लेकिन चुनाव ही 9 पर हो रहा है तो वो भी घट के 2 हो गई। तो अखिलेश ने कांग्रेस को कहा कि ये 2 बचा है बॉस, ले लो। और इसमें गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट कांग्रेस को दे दी। ये दोनों ही सीटें लंबे समय से बीजेपी के पास रही हैं। यानी अखिलेश ने कांग्रेस को 2 मुश्किल से सीटें दे दी। भाई उनको पता है अखिलेश यादव को कि कांग्रेस पार्टी यूपी में लोकसभा में सीटें लाई तो अखिलेश यादव की पार्टी के कंधे पे बैठ के लाई। उसके बाद राहुल गांधी को पूरे सोशल मीडिया में हीरो बता दिया। अखिलेश यादव साइड हो गए या कर दिए गए। अब अखिलेश यादव ने कहा कि एक काम करो, बहुत हीरो हैं अगर आप लोग कांग्रेस वाले, तो आप लोग कंधे से उतरो, अब बीजेपी से 1 to 1 फाइट करो जहां पे बीजेपी स्ट्रांग है, तब ना मानेंगे कि हराए बीजेपी को। अखिलेश ने कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट देकर एक तरह से चुनौती दी कि जाओ बीजेपी के गढ़ में ये दोनों सीटें जीत के दिखाओ, फिर आना बात करना। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी टफ सीटें। आप देखिए कि गाजियाबाद से कांग्रेस आखिरी बार 2002 में जीती थी। समाजवादी पार्टी तो सिर्फ एक बार ही यहां से जीत पाई है। 2017 से गाजियाबाद सीट पर बीजेपी जीत रही है। इसी तरह खैर सीट पर आखिरी बार कांग्रेस 1980 में जीती थी। समाजवादी पार्टी का तो यहां खाता तक नहीं खुल पाया है। बीजेपी खैर सीट पर 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। 2017 से खैर विधानसभा सीट बीजेपी के पास है। यानी यह हालत वैसे हो गई
कि कांग्रेस कह रही थी कि हमको बैटिंग चाहिए, और जैसे ही बॉलिंग पे बुमराह आया तो कहा गया कि जाओ तुम बैटिंग करो। अब कांग्रेस कह रही है बुमराह कैसे खेलेंगे, वो तो हम खेल ही नहीं पाते। तो अखिलेश यादव कह रहे तो खेल के दिखाओ, मारो सेंचुरी। यानी हारी हुई 2 सीटें अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दे दी, और इन सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस क्या ही हासिल करेगी, यह खुद कांग्रेस को समझ में आ रहा है। कांग्रेस को मुश्किल सीटें देकर अखिलेश अपने हिस्से की सीटों पर कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। अभी तक अखिलेश यादव ने 7 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं, जिनमें मैनपुरी की करहल सीट से तेज प्रताप यादव, कानपुर की सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद, अंबेडकर नगर की कटेरी सीट से शोभावती वर्मा, प्रयागराज की फूलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से सुंबुल राणा, मिर्जापुर की मझवा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। इसमें मीरापुर सीट से कैंडिडेट का ऐलान तो आज ही किया गया। सुंबुल राणा बीएसपी के कोऑर्डिनेटर मुनकाद अली की बेटी और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू है, और वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। अखिलेश यादव ने कैंडिडेट्स का ऐलान किया तो बीजेपी को मौका मिल गया हमला करने का। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लगा दिया। करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया, जो अखिलेश यादव के भतीजे हैं। तेज प्रताप यादव के लिए तो नॉमिनेशन फॉर्म भी खरीद लिया गया है। वहीं मीरापुर से पूर्व सांसद की बहू को टिकट मिला है। सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट मिला है। नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है। इसी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर तंज कसा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जातिवाद और परिवारवाद तुष्टीकरण के प्रतीक है। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव तीनों चीजें उनमें कूट कूट कर भरी हैं। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। कहने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग हो गई, और दोनों ही दल दावा भी कर रहे हैं कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीटों के बंटवारे से ही साफ हो जा रहा है कि अखिलेश की मंशा क्या थी। दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारियां नेक्स्ट लेवल पर है। बीजेपी हर सीट के लिए विनिंग कैंडिडेट की तलाश कर रही है। इसके लिए लगातार उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग चल रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी ने संभावित कैंडिडेट्स की लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दी है, और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद उम्मीदवारों का ऐलान होगा। बीजेपी की संभावित लिस्ट में किस किस का नाम है वो भी आपको बताता हूं। गाजियाबाद से संजीव शर्मा के नाम की चर्चा चल रही है। फूलपुर से दीपक पटेल, अनिरुद्ध पटेल और कविता पटेल, सीसामऊ से सुरेश अवस्थु, नीतू सिंह और नीरज, खैर से भोला दिवाकर और मुकेश सूर्यवंशी, मंझवा से सुचिस्मिता मौर्य और सीएल बिंद, कुंदरकी से शेफली सिंह, रामवीर और मनीष सिंह, कटेरी से धर्मराज निषाद और अवधेश द्विवेदी, करहल से संगमित्रा मौर्य, सलोनी बघेल और अनुजेश का नाम चल रहा है। मिल्कीपुर से बाबा गोरखनाथ और चंद्रभान पासवान का नाम चल रहा है। तो ये संभावित कैंडिडेट्स हैं। इनमें से किसका नाम फाइनल होगा ये तो अभी पता चलना बाकी है। अच्छा, जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 3 सीटें बीजेपी के पास थी, 2 उसके सहयोगियों के पास थी। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन का परचम लहराया जाए। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की लड़ाई को और दिलचस्प बनाने के लिए बीएसपी और ओवैसी की भी एंट्री हो गई। इन दोनों की एंट्री से अखिलेश और कांग्रेस को नुकसान होने की चर्चा हो रही है। बीएसपी ने अपने दम पर उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीएसपी ने अभी तक 5 सीटों पर कैंडिडेट उतार भी दिए। ओवैसी की पार्टी पल्लवी पटेल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम 2 सीटों पर और बाकी पर पल्लवी पटेल की पार्टी लड़ेगी। आपको सुनवाता हूं कि उपचुनाव को लेकर ओवैसी क्या कह रहे हैं। हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा के साथ इस चुनाव में जाएंगे, लड़ेंगे। और जहां तक मुझे हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने बताया है कि 2 सीट पर हम लड़ेंगे और बाकी सीट पर जो हमारी बहन पल्लवी पटेल तय करेगी वो लड़ेंगे, मगर हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे ये बाई इलेक्शन। कुल मिलाकर उपचुनाव में अखिलेश यादव और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव खुद अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए के समीकरण को साधने के लिए यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। एनकाउंटर को गलत बता रहे हैं। सुल्तानपुर से लेकर बहराइच तक अपराधियों के एनकाउंटर पर अखिलेश का रुख अपराधियों के पक्ष में ही दिखाई दिया है। अगर पिछले कुछ समय से अखिलेश और समाजवादी पार्टी का हाल देखें तो अखिलेश ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। अखिलेश ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को हत्या बताया था। बहराइच एनकाउंटर को अखिलेश ने सरकार की नाकामी बताया। इसके अलावा अयोध्या में एसपी नेता मोईद खान पर रेप का आरोप लगा। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर किडनैपिंग का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी के नेता फेक करेंसी रैकेट में शामिल पाए गए। समाजवादी पार्टी के सांसदों और विधायकों के व्यवहार पर भी सवाल उठे। अखिलेश यादव सेलेक्टिव अप्रोच के साथ अपराध की घटनाओं पर बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी इसी को आधार बनाकर आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी को गुंडई की आदत है। अखिलेश यादव ने बहराइच एनकाउंटर पर क्या कहा वो भी सुनिए।
सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर, और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम? अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो, उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और फिर जो फेक इनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे क्या? ये अखिलेश यादव आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, लेकिन रामगोपाल मिश्रा की मौत पर उसी सख्ती से नहीं बोलते। क्या इसकी वजह यह है कि आरोपी अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, जबकि यूपी में योगी सरकार का क्लियर फंडा है, जो भी गलती करेगा वो बचेगा नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। इसी जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से यूपी में अपराधियों को सजा मिल रही है, और इसी नीति का इस्तेमाल बहराइच में भी हो रहा है। बहराइच में हिंसा हुई, रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई, और उसके बाद आज पहला जुमा था। फिर से हिंसा की आशंका को देखते हुए सरकार ने तगड़े बंदोबस्त किए। मस्जिदों के बाहर पुलिस तैनात थी, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। इसी सख्ती की वजह से आज कोई हल्ला हंगामा हो ही नहीं पाया। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों के खिलाफ किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है वो भी देखिए। आरोपियों को एनकाउंटर में गोली लगी, वो जेल में है। अब बहराइच में बुलडोजर चलाने की भी तैयारी। बहराइच में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है, और इसमें रामगोपाल हत्याकांड के आरोपी भी शामिल हैं। अब पीडब्ल्यूडी अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर रहा है। जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उन पर मार्किंग की जा रही है, और बहुत जल्द नियमों के मुताबिक अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन भी होगा। तो अभी एनकाउंटर पे हंगामा मचा है, फिर जब बुलडोजर चलेगा तब भी छाती पीटी जाएगी, लेकिन वो तो चलेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो हिसाब है वो क्लियर है। देखिए बहराइच से एक रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इस इंक्रोचमेंट को हटाने की कवायद 1 महीने पहले शुरू कराई थी, और उसके चिन्हीकरण किया गया था, और उसी का निशान यहां पर मौजूद है। मतलब लगभग 8 से 10 फुट जो सड़क का हिस्सा होता है उस पर लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है। कुछ ने चबूतरा बना लिया और कुछ ने यहां पर पक्के कंस्ट्रक्शन करके दुकान आगे बढ़ा ली है। अब जिला प्रशासन इसकी जांच करवा रहा है, और जांच के बाद रोड को चौड़ा करने के लिए जो बुलडोजर का एक्शन लिया जाता रहा है, निर्धारित नियमों का पालन करते हुए उस देखिए, क्राइम कंट्रोल के लिए सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए यूपी पुलिस को छूट है। अखिलेश यादव एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हैं। पुलिस अपनी मर्जी से एनकाउंटर नहीं करती, कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं जब गोली चलानी पड़ती है, और इसी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का असर है कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो रही है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। यूपी में पिछले 7 साल में 210 बदमाशों के एनकाउंटर हुए, जिनमें वो मारे गए। राज्य के 69 चिन्हित माफिया गिरोह की कमर तोड़ी गई। माफिया के खिलाफ 42 मामलों में 29 में सजा दिलाई गई। पिछले 7.5 साल में 81,196 से ज्यादा अपराधियों को सजा हुई है। 54 को फांसी, 3,125 को उम्र कैद की सजा दिलाई गई। 9,076 अपराधियों को 10 साल से ज्यादा की सजा हुई। महिला अपराध के 28,700 अपराधियों को सजा हुई। रेप और दूसरे गंभीर अपराधों में 16,565 अपराधियों को सजा दिलाई गई। इसमें 9 को फांसी और 1,720 को उम्र कैद की सजा हुई। और ये आंकड़े अगस्त 2024 तक के हैं, जो यूपी सरकार की तरफ से जारी हुए। अपराधियों को सिर्फ पकड़ा नहीं जा रहा, बल्कि सजा दिलाने का रेट यानी कन्विक्शन रेट भी अच्छा है। और अगर मामला फेक होता, झूठा होता, तो कन्विक्शन ना हो रही होती। अदालतों में मामले चल रहे हैं और सजा पे सजा हो रही है। इसका मतलब योगी मॉडल सिर्फ एनकाउंटर नहीं करता, बल्कि अपराधियों पर लगाम लगाता है, उन्हें सजा भी दिलवाता है।